नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान से बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि ईरान ने अब अगले आदेश तक या अगली सूचना तक हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। बड़ी मुश्किल में ये 40 दिन की जो लड़ाई चली थी और उसके बाद फिर जब युद्ध विराम समझौता हुआ, फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला गया। शांति वार्ता के बाद इस पर आवाजाही बिल्कुल सामान्य हो गई थी, लेकिन एक बार फिर जब युद्ध विराम समझौते का और शांति वार्ता का उल्लंघन किया अमेरिका ने, तो फिर ईरान ने आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार समाप्त होने के बाद, पूरा होने के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। और IRGC जो है, वहाँ पर ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसने ये घोषणा की है कि अगली सूचना तक इस हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है। एक दिन पहले अभी वहाँ जिस तरीके से खबर आई कि ईरान ने एक साइप्रस के जहाज़ पर हमला किया, एक कॉमर्शियल शिप वहाँ जा रहा था और बताया जा रहा है कि उसमें कुछ भारतीय, उसमें चालक दल में भारतीय लोग भी सवार थे। हालांकि उनको सुरक्षित बचा लिया गया है। वो रास्ता बदलकर ओमान की तरफ से उसका उल्लंघन करते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर ईरान ने हमला किया। ईरान के हमले के बाद फिर अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के कई ठिकानों पर, बताया जा रहा है कि 140 ठिकानों पर अब तक हमले किए गए हैं, कई सारी जगहों पर। मंगलवार और बुधवार की रात भी भीषण हमले किए गए थे अमेरिका की तरफ से ईरान के कई ठिकानों पर। और ये उस समय ये हमले हो रहे थे जब यहाँ पूरा ईरान आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल था और वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ जमा थी। आपको पता ही है कि 3 जुलाई से लेकर और 6 जुलाई तक, 9 जुलाई तक, माफ़ कीजिएगा, 9 जुलाई तक 6 दिनों तक जो आयतुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार हुआ, उसमें ईरान और इराक, इन दोनों देशों में लाखों की संख्या में लोग हर वक्त मौजूद थे। और बताया जा रहा है कि करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग उस अंतिम यात्रा में, उस अंतिम संस्कार में पहुंचे। उसी दौरान मंगलवार और बुधवार की रात भीषण हमले किए अमेरिका ने और ईरान के कई ठिकानों पर। उसके बाद अब कल फिर हमला किया गया है और सेंटकॉम, जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका का, जो मध्य पूर्व में मुख्यालय है, उसका ये बयान है कि यहाँ हमले इसलिए किए गए क्योंकि उसने उस जहाज़ को रोका है, साइप्रस के जहाज़ को। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि साइप्रस के जहाज़ को अगर रोका गया तो उसमें अमेरिका की कौन सी दखलंदाजी है। दूसरी बात यह कि साइप्रस के जहाज़ को रोकने के पीछे जो IRGC ने, यानी ईरान ने, जो कारण बताया है वो ये है कि साइप्रस के इस कॉमर्शियल शिप पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसने अपने सिस्टम को बंद कर दिए थे और वो निर्धारित रास्ते से हट गया था। उसको चेतावनी दी गई, लेकिन उस चेतावनी को उसने नज़रअंदाज किया। उसके बाद उस पर हमला किया गया। अब उसके इसको उल्लंघन मानकर सेंटकॉम का ये कहना है कि ये युद्ध विराम का उल्लंघन है और हमने ईरान के ठिकानों पर हमला किया। लेकिन ईरान ने अब ताबड़तोड़ जवाब देने शुरू कर दिए हैं और भीषण हमला किया है जॉर्डन पर। इस जॉर्डन में वहाँ कई अमेरिकी ठिकानों पर, और ये बताया जा रहा है कि जॉर्डन के कई जगहों पर ईरान ने मिसाइलों से हमले किए हैं। और IRGC ने एक बयान जारी किया है कि ईरान उसकी जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस के कमांड और कंट्रोल सेंटर और MQ-9 ड्रोन हैंगर इन हमलों से तबाह हो गए हैं। यानी वहाँ पर जो बेस है, वहाँ पर एयरपोर्ट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर तबाह हो गई हैं। इसके पहले कतर पर हमले किए थे, सऊदी अरेबिया पर हमले किए थे ईरान ने। यानी अमेरिकी हमलों का जवाब अब ईरान की ओर से ताबड़तोड़ दिया जा रहा है। ईरान ने कहा भी था कि वो चूँकि ये व्यस्त रहा, बहुत सारे उसके सारी एक जो जिसको कहते हैं कि गतिविधियाँ बिल्कुल ठप थीं उस समय जब अली खामेनेई का अंतिम संस्कार हो रहा था। हालांकि उस दौरान भी कतर और सऊदी अरेबिया पर हमले किए गए और बहरीन पर हमले किए गए, लेकिन जिस तरीके से ये अब अगर अमेरिका हमला कर रहा है तो उसका जवाब बहुत ही एक कहा जाए कि दुगने ताकत के साथ ईरान दे रहा है। इधर एक नई खबर ये आई है कि ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि जो ड्रोन का प्रोडक्शन है, उसको कई गुना बढ़ा दिया है ईरान ने। क्योंकि ड्रोन, हम लोगों ने देखा कि जो 40 दिनों तक लड़ाई चली थी, इजराइल और अमेरिका ने जब हमला किया ईरान के ऊपर, उसके बाद ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया, तो उसमें ड्रोन्स की बड़ी भूमिका रही इस लड़ाई में, जो ईरान ने एक तरीके से कहा जाए कि वो उसमें
काफ़ी आक्रामक रहा और आगे दिखाई पड़ा है उस पूरी लड़ाई के दौरान। ईरान के रक्षा मंत्री हैं ब्रिगेडियर जनरल माजिद बिन रज़ा, वो कह रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल के साथ हाल ही में हुए युद्ध के दौरान ईरान की ड्रोन उत्पादन क्षमता 3 गुना बढ़ गई है। उन्होंने एक बयान जारी किया है और ये भी कहा है रक्षा मंत्रालय ने कि ये प्रोडक्शन तब भी जारी था जब लड़ाई चल रही थी, और उस दौरान भी कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि उस दौरान भी ये लड़ाई चल रही थी। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये लड़ाई अब और भी ज़्यादा एक तीव्र होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है, और इस लड़ाई में अब क्या इजराइल बिल्कुल अलग हो गया है। लेकिन इजराइल के अलग होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी इजराइल अभी हमले नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका के हमलों का जवाब तो ईरान अमेरिकी ठिकानों पर दे रहा है, जो मध्य पूर्व के देशों में अलग अलग देशों में बने हुए हैं। बहुत सारे ठिकाने वैसे भी पहले भी नष्ट हो चुके हैं, जो बचे हुए हैं या जिनको रिपेयर कर चुका है अमेरिका, उसकी रिकवरी हो चुकी है, वहाँ से फिर हमले हो रहे हैं। लेकिन अगर इसराइल ने हमले किए तो ईरान का सीधा जवाब इसराइल के ऊपर होगा, और इतने ज़्यादा हमले अब इसराइल झेल चुका है, ईरान के तमाम चीज़ें उसकी तबाह हो चुकी हैं। आपको पता ही है कि जो मोसाद का हेडक्वार्टर है, उनकी जो अपनी इंटेलिजेंस वो है डिपार्टमेंट है, उसके हेडक्वार्टर तक पर हमला हुआ और वो भी काफ़ी नुकसान उसको हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी इमारतें, सैन्य जो विभाग हैं, सैन्य ठिकाने हैं, वो सारे नष्ट हुए हैं। हाँ, एक बात ज़रूर महत्वपूर्ण है कि इस दौरान ईरान ने न तो अमेरिकी ठिकाने जहाँ पर मध्य पूर्व के देशों में हैं वहाँ पर, या फिर इसराइल में किसी भी स्कूल पर, किसी भी अस्पताल पर, किसी भी नागरिक ठिकाने पर जहाँ बड़ी संख्या में रिहायशी इलाके हों, वहाँ उसने हमले नहीं किए। लेकिन इसराइल पर जो हमले हो रहे थे और उसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों की भी जान गई है, उसके पीछे कारण ये है कि जो बंकर बने हुए थे वहाँ पर, उन बंकरों में जहाँ सेना के लोग भी छिपे हुए थे और वहाँ आम नागरिकों को भी छिपाया गया था। तो ऐसी जगहों पर ज़रूर आम लोगों की भी जान गई है। और यही नहीं, बंकर में छिपे होने के बाद भी बहुत सारे लोग इन हमलों के दौरान, जब ये लड़ाई चल रही थी, इजराइल में भागते हुए दिखाई पड़ रहे थे। सीमाओं पर लोग थे कि वो किस दूसरे देशों में चले जाएं। इजराइल में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लोग पलायन कर चुके हैं। हालांकि शुरू में बहुत सारे लोग आए कि वो इस लड़ाई में साथ देंगे, और एक जो नागरिक के तौर पर, चूँकि वहाँ पर सबको युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उसके बाद वहाँ जिस तरीके से पलायन शुरू हुआ और बेन्यामिन नेतान्याहू को, यानी इजराइल के प्रधानमंत्री को, इस लड़ाई के लिए कोसा जाने लगा, फिर वहाँ स्थितियाँ बदल गईं। और उसके बाद इजराइल की सेना भी, इजराइल की सरकार भी बैकफुट पर दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आने वाले दिनों में, चूँकि यहाँ वहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, इलेक्शन में जीतना नेतान्याहू के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहीं की सुप्रीम कोर्ट ने उनको तमाम मामलों में दोषी ठहराया हुआ है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी उनको युद्ध अपराधी घोषित किया हुआ है। कहीं बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू अपना देश छोड़कर दूसरी जगहों पर जाते नहीं हैं, खासकर वहाँ जहाँ उनके गिरफ्तार होने का डर है। तो ये सारी स्थितियाँ ऐसी हैं कि नेतान्याहू की अपनी मजबूरी है वो इस युद्ध को जारी रखें, क्योंकि इस युद्ध से उनको चुनाव में शायद फ़ायदा होने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। लेकिन चुनाव के युद्ध के दौरान जिस तरह की परिस्थितियां थीं, जिस तरह से विरोध हो रहा था, उसको देखते हुए ये संभावना बहुत कम है कि वो चुनाव में जीत पाएंगे। लेकिन अब चुनाव होते हैं, उसके नतीजे जब आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन बैकफुट पर वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। इधर अमेरिका ने जिस तरह से नए सिरे से ये हमले शुरू कर दिए हैं, तो अब अमेरिका के लिए भी और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी स्थितियाँ बहुत ही विपरीत होती जा रही हैं। और ईरान ने पहले भी कहा था, अब भी कहा है कि वो इस तरह की लड़ाई, लंबी लड़ाई, लंबे समय तक लड़ने में सक्षम है। उसका जो सैन्य प्रोडक्शन है, यानी जो तमाम तरह के हथियार हैं, चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइलें हों, उनका प्रोडक्शन लगातार जारी है। बहुत सारे दावे करने के बावजूद अमेरिका एक भी उन प्रोडक्शन सेंटर्स पर हमला नहीं कर पाया जहां इन सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा था। दावे उसने कई बार किए, लेकिन ये सारी जगहें ऐसी, जो ईरान की अपनी ज्योग्राफी भी जिस तरीके की है, उसकी चर्चा हम एक वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी है, वहाँ का भूगोल ऐसा है कि आप वहाँ पहुँच पाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कहा जा रहा था कि अमेरिका एक समय उसने तैयारी कर ली थी कि वो अपनी थल सेना को उतारेगा, लेकिन अमेरिका की सेना में इस बात के लिए विद्रोह हो गया।
वहाँ कहा गया, तमाम सैन्य कमांडरों ने ये कहा और कुछ रिटायर्ड जनरल्स ने तो सार्वजनिक तौर पर कहा कि अगर हम अपनी सेना वहाँ उतार देते हैं तो सेना उतारने का मतलब ये है कि उस सेना को हम जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि वहाँ की अपनी जो अपना भूगोल है और ज़मीन पर इतनी मजबूत है ईरान की सेना कि वहाँ आप किसी भी तरीके से उसको पीछे नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अब एक बार फिर जब इस युद्ध विराम का और शांति समझौते का उल्लंघन हुआ है अमेरिका की ओर से और लड़ाई फिर छिड़ गई है, तो ये लड़ाई बंद होती है या नहीं। लेकिन जिस तरीके की 40 दिन तक पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से, वो हाहाकार मचना अब फिर शुरू हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।